सो लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा कि स्पेसिफिकेशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ द स्पेसिफिकेशन, देन इम्पोर्टेंट ऑफ द स्पेसिफिकेशन, देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्पेसिफिकेशन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ द स्पेसिफिकेशन, जिसमें है ब्रीफ स्पेसिफिकेशन एंड डिटेल स्पेसिफिकेशन। देन टाइप्स के बाद हाउ टू राइट द ब्रीफ स्पेसिफिकेशन, और ब्रीफ स्पेसिफिकेशन किस तरह से लिखते हैं उसके बारे में भी हमने देखा। उसके बाद प्रिंसिपल टू राइट अ गुड स्पेसिफिकेशन, अच्छे से स्पेसिफिकेशन किस तरीके से लिखते, उसके जो 10 पॉइंट्स थे अलग अलग, एक्यूरेसी, ग्रामर, सब्जेक्ट टू मैटर्स, ऑल द पॉइंट्स हमने लास्ट लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस किया था। एंड लास्टली हमने बात की थी अबाउट द डिटेल स्पेसिफिकेशन, कि डिटेल स्पेसिफिकेशन एंड ब्रीफ स्पेसिफिकेशन क्या है एंड हाउ टू राइट द डिटेल स्पेसिफिकेशन, जिसके लिए हमने लास्ट लेक्चर्स में एक एग्जांपल्स भी लिया था, जो था डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन। जो फाउंडेशन को हम फाउंडेशन में हमें एक्सकेवेशन करना है तो उसका अर्थवर्क का स्पेसिफिकेशन किस तरह से लिखते हैं, तो उसके बारे में भी हमने देखा था। तो अभी देखो एक्चुअली ये टॉपिक है बहुत लंबा है, हम हर एक वर्क का इस तरह से स्पेसिफिकेशन लिख सकते हैं, तो मैं हर एक चीज का नहीं लूंगा, लेकिन कुछ एक दो आइटम्स का ही मैं आपको स्पेसिफिकेशन दिखाऊंगा और हम रीड करेंगे, और बाकी के आपको रिफर करना रहेगा, क्योंकि आप स्पेसिफिकेशन में एज ए क्लाइंट या तो एज ए इंजीनियर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप स्पेसिफिकेशन में लिख सकते हैं। तो उसके बारे में मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा थोड़ा। उससे पहले हम एक और नया एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में स्पेसिफिकेशन किस तरह से लिखते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें पहले है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि एक्सकेवेशन के किस तरह से स्पेसिफिकेशन लिखते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे आरसीसी का, तो देखो आरसीसी का यहाँ पे डिटेल स्पेसिफिकेशन आपको दिया है, तो मैं पढ़ता हूँ, आप समझो कि कितना डिटेल में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है फॉर द आरसीसी के लिए। ठीक है, सो उसमें आरसीसी में फर्स्ट पॉइंट दिया है प्रपोजन। तो द प्रपोजन ऑफ द मटेरियल सेल बी 1 जेम 1.5 जेम 3। तो जो भी आपको यहाँ पे आरसीसी यूज करना है वो ये प्रपोजन आपको रखना है 1 जेम 1.5 जेम 3। तो ये जो प्रपोजन है वो है M20 ग्रेड का। सो इज द, उसका मतलब भी समझाया है, पार्ट ऑफ सीमेंट, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट is 1.5 पार्ट ऑफ द सैंड एंड 3 पार्ट ऑफ द एग्रीगेट बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम बैचिंग करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज द मटेरियल। तो मटेरियल के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, तो उसमें यहाँ फर्स्ट है सीमेंट। देखो सीमेंट कैसा होना चाहिए तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा है, so cement shall be fresh Portland cement conforming the IS 269 up to date। ठीक है, so पहले क्या फ्रेश पोर्टलैंड सीमेंट होना चाहिए एज पर IS 269, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके IS से बना हुआ चाहिए, और रैपिड अर्निंग सीमेंट और ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट और हाई एल्यूमिनियस सीमेंट ऑफ अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशन। तो इनमें से कोई भी टाइप्स का आप सीमेंट यूज कर सकते हो, लेकिन एज पर ISI के हिसाब से होना चाहिए। The minimum compressive strength of ordinary Portland cement as per the IS 269 should be 17.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये उसकी मिनिमम कंप्रेशन स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो आप साइट पे सीमेंट यूज करना है पर्टिकुलर, ये जो स्पेसिफिकेशन समझ लो कोई भी पर्टिकुलर वर्क के लिए आपको दिया गया है, तो उसमें आपको इस क्वालिटी का सीमेंट है वो यूज करना है। तो ये बात हुई अबाउट द सीमेंट। इसके अलावा भी सीमेंट में चाहिए तो और काफी आप पॉइंट्स लिख सकते हो, जैसे कि आप ब्रांड नेम भी मेंशन कर सकते हो, कि जैसे आप लिख सकते हो कि सीमेंट मस्ट बी ब्रांड ऑफ फ्रॉम द अल्ट्राटेक सीमेंट, सांगी सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, वॉट एवर यू वांट टू मेंशन, वो टाइप्स का सीमेंट आप लिख सकते हो। इसके अलावा भी और भी आपको कुछ लिखना हो तो यहाँ पे आप वो पॉइंट सीमेंट में लिख सकते हो, भाई सीमेंट वो इस क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द सीमेंट। देन फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड। सो द फाइन एग्रीगेट शैल बी कंफर्मिंग द IS 383। तो ये IS 383 क्या है, तो वो IS कोड फॉर द फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट की फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए। तो एज पर IS 383 अप टू डेट उसके हिसाब से होना चाहिए। इट शैल बी क्लीन।
ठीक है, एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट क्लीन होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए एंड एंगुलर ग्रेन एंड सेल पास थ्रू फ्रॉम द 4.75 mm ISC और 4.75 mm की ISC में से पास हो, ऐसा ही हमें यूज करना है। उसमें से रिटेन हो जाए वो सिव वाला हमें नहीं यूज करना है। ठीक है, देन इट शुड बी फ्री फ्रॉम डस्ट। ठीक है, फ्री फ्रॉम डस्ट होना चाहिए, डर्ट नहीं होना चाहिए अंदर कोई, वेजिटेबल एंड ऑर्गेनिक मैटर्स कुछ नहीं होने चाहिए, वरना क्या वो सीमेंट के साथ केमिकल रिएक्शंस होता है और सीमेंट कंक्रीट की प्रॉपर्टी में चेंजेस हो सकता है। देन सी सैंड सेल नॉट बी यूज। ठीक है, सी सैंड यहाँ पे आपको यूज नहीं करनी है, सो सी सेल शुड नॉट बी यूज। रिवर और पीट सैंड सेल बी यूज, रिवर सैंड एंड जो पीट सैंड मिलती है वो हम यूज कर सकते हैं। सो दैट इज अबाउट द फाइन एग्रीगेट। देन उसके बाद है कोर्स एग्रीगेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे फाइन एग्रीगेट था वैसे ही कोर्स एग्रीगेट। सो कोर्स एग्रीगेट सेल बी ऑफ हार्ड ब्रोकन स्टोन ऑफ ग्रेनाइट और सिमिलर स्टोन। इट सेल बी हार्ड, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड डेंस। ठीक है, तो कोर्स एग्रीगेट कैसा होना चाहिए? सेल बी हार्ड ब्रोकन स्टोन, हार्ड होना चाहिए और जो स्टोन है उसमें से ब्रेक तोड़ा हुआ होना चाहिए। जो ब्रोकन स्टोन ऑफ किसका होना चाहिए? ग्रेनाइट और सिमिलर स्टोन, जो ग्रेनाइट है उसकी जैसे हार्डनेस हो वैसा स्टोन का होना चाहिए। देन इट शुड बी हार्ड, वो हार्ड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए एंड डेंस होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम सॉफ्ट फ्रीबल। ठीक है, सॉफ्ट फ्रीबल्स नहीं होने चाहिए। थिन, फ्लैट, एलोंगेटेड, फ्लेकी पार्टिकल्स। ठीक है, इट शुड बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम डस्ट, डर्ट, वेजिटेबल एंड ऑर्गेनिक मैटर्स अनलेस स्पेशली मेंशन। ठीक है, तो उसमें कोई डर्ट नहीं होनी चाहिए, कोई वेजिटेबल एंड ऑर्गेनिक मैटर्स नहीं होनी चाहिए कि जिससे उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो। द साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट सेल बी 20 mm ग्रेडेड डाउन, मतलब जो एग्रीगेट का साइज है वो लेस देन 20 mm से होना चाहिए। जो 20 mm सीव में से पास हो रहे हैं वही एग्रीगेट यूज करना है। एंड सेल बी रिटेन इन 5 mm स्क्वायर मेश साइज, और 5 mm की सीव में से वो रिटेन होना चाहिए, मतलब 20 में से पास होना चाहिए एंड 5 mm की सीव में से वो रिटेन हो, वैसा ही एग्रीगेट हमें यूज करना है। देन वाटर, तो वाटर किस क्वालिटी का चाहिए? तो वाटर यूज सेल बी क्लीन एंड रीजनेबली फ्री फ्रॉम इंजरियस क्वांटिटीज ऑफ डिलीटेरियस मटेरियल। ठीक है, तो वाटर है वो शुड बी क्लीन एंड रीजनेबली फ्री फ्रॉम इंजरियस क्वालिटी ऑफ मटेरियल सच एज उसके अंदर ऑयल, एसिड, अल्कलीज, सॉल्ट्स एंड वेजिटेबल ग्रोथ। जनरली पोर्टेबल वाटर सेल बी यूज, ये सब चीज उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। उसका पीएच है वो भी मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली जो पोर्टेबल वाटर है वही हम यूज करते हैं। तो आरसीसी में आ गया सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर। एंड दूसरा लास्ट में आएगा आरसीसी, मतलब स्टील भी आएगा। अगर सिर्फ प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता तो ये हम स्टील कंसिडर नहीं करते, तो यहाँ पे स्टील भी रहेगा। तो देखो स्टील के बारे में भी लिखा है कि स्टील रेनफोर्सिंग बार सेल बी ऑफ माइल्ड स्टील। ठीक है, माइल्ड स्टील यूज कर सकते हो Fe250 और हाई येल्ड स्ट्रेंथ HYSD which is the Fe415 and Fe500 of standard specimen। ठीक है, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन जो एज पर ISI का जो ब्रांड का होता है वही यूज करना है। इट सेल बी फ्री फ्रॉम कोरोजन। ठीक है, कोरोजन नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम loose rust, scale, oil, grease, paint, etc., which may destroy or reduce the bond. The steel bar shall be round and capable of being bent without fracture। ठीक है, स्टील बार सेल भी राउंड एंड केपेबल ऑफ बीइंग बेंड। उसको हम बेंड करते हैं तो वो टूट नहीं जाना चाहिए, अच्छे से बेंड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। Bar shall be hooked and bent accurately and placed in the position as per the design। जो बार है उसको अच्छी तरह से बेंड करना है, बेंट अप है तो उसको बेंड करना है, हुक है तो उस तरह हुक करना है, जिस तरह से डिजाइन दी हुई है आपको स्ट्रक्चर डिजाइन के हिसाब से उस तरह से आपको यूज करना है। ठीक है, सो एंड ड्रॉइंग्स एंड टाइड टुगेदर विद द 20 SWG एनल स्टील वायर देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहाँ पे भी जॉइंट होता है वहाँ पे 20
SWG का जो बाइंडिंग वायर आता है उससे आपको वो जॉइंट को बांधना है। देन जॉइंट इन द बार शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। अभी बार में बीच में कहीं पे आपको जॉइंट है वो ना आए, वो ऑलमोस्ट ध्यान में रखना है कि बीच में कहीं पे बार में जॉइंट्स ना आए, ठीक है। When joints have to be, अगर joints आता ही है then made an overlap of 40 times diameter, मतलब 40D, तो एटलीस्ट आपको 40D जितना ओवरलैप करना है अगर आप बीच में joints प्रोवाइड कर रहे हो तो, ठीक है। so overlapping is 40 times diameter of the bar shall be given with proper hooks and joints should be staggered, okay। joints should be located at points where neither shear force nor bending moment is the maximum। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ पे भी joints आ रहा है वहाँ पे shear force या तो bending moment है वो maximum नहीं होना चाहिए, उसी जगह पे आपको joints है वो अवेलेबल है। और जहाँ पे भी joints प्रोवाइड करते हो वहाँ पे 40D डायमीटर्स आपको ओवरलैपिंग भी रखनी है, ओके। देन और लिखा है while concreting steel bar shall be given side and bottom cover of concrete by placing precast concrete cover block under of 1:2 cement mortar, ठीक है। आपको क्या करना है, बॉटम में कवर प्रोवाइड करना है और कवर का जो सीमेंट मोटर का रेशियो है वो है 1:2 एंड जो साइज है वो है 25x25 mm का सेक्शनल एंड उसकी थिकनेस है वो कवर की 15 to 20 mm फॉर स्लैब, ठीक है। स्लैब में आपको 15 to 20 mm का कवर रखना है एंड जो 40 से 50 mm का है फॉर बीम के लिए एंड कॉलम के लिए आपको 50 से 75 mm का फॉर द फुटिंग, ठीक है। तो ये अलग अलग कवर की साइज दी है जो आपको स्टैंडर्ड स्क्वायर में मिलता है, वो 1:2 सीमेंट मोटर का जो प्रपोजन है वही प्रपोजन से आपको कवर बनाना है और वही यूज करना है। देन ड्यूरिंग लेइंग एंड कॉम्पेक्शन ऑफ कंक्रीट the reinforcement bar should not be moved their position and the bend should be not staggered, ठीक है। जब भी कंक्रीटिंग कर रहे हो तो जो भी उसकी पोजीशन है वो पोजीशन से बाहर है वो मूव नहीं होनी चाहिए और जो हुक है बेंट अप बार है वो स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब पूरी इंफॉर्मेशन थी फॉर द रेनफोर्समेंट कि जब भी आप रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हो तो किस तरह का होना चाहिए और कैसे आपको यूज करना है। देन नेक्स्ट इज द सेंटरिंग एंड शटरिंग। तो जो हम होमवर्क यूज करेंगे उसके बारे में यहाँ पे लिखा है, द सेंटरिंग फॉर द कंक्रीट वर्क shall be sufficiently strong and rigid and in good condition so as to turn out a good smooth finish. The formwork shall include all the forms of temporary or permanent nature required to be used during casting of the concrete. The material for formwork shall be of timber or steel plates or a plywood sheet or any other material approved by the engineer in charge, ठीक है। सो सब पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि सेंटरिंग एंड शटरिंग कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए और गुड स्मूथ होना चाहिए ताकि फॉर्मवर्क जब निकाले तो हमें फिनिशिंग जो है अच्छी मिले, ठीक है। और उसके लिए आप फॉर्मवर्क के लिए टिम्बर, स्टील प्लेट, प्लाईवुड शीट वो सब मटेरियल यूज कर सकते हो एज पर जो साइट इंजीनियर है वो आपको गाइड करे उस हिसाब से। देन द props to be used for the centering shall be of timber bullies not less than 100 mm in diameter, ठीक है। जो हम प्रेप्स यूज करेंगे सपोर्ट के लिए तो उसका 100 mm से डायमीटर लेस नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 100 mm उसका डायमीटर होना चाहिए। The spacing of bullies shall not be more than 120 centimeters center to center। जो हम props लगाएंगे तो उसका all the direction में जो center to center spacing है वो 120 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। Then a coat of oil washing should be applied over the shuttering or paper should be spread to the smooth and finished surface and prevent the adhesive of the concrete. For slab and beam shall be timber should be given in centering 1 centimeter per 2.5 meter with maximum of 4 centimeter. Centering and shuttering should not be removed before 14 days in general and 4 days for RCC column, 10 days for roof slab and 14 days for beam. The centering and shuttering shall be removed slowly and carefully so that no part is disturbed or damaged. Okay, so I hope कि ये जो लिखा है वो आपको समझ में आया होगा।
ठीक है, सब इंफॉर्मेशन डिटेल्स में दी है रिगार्डिंग द सेंटरिंग एंड शटरिंग, कब आपको निकालनी है, कितने दिन बाद निकालनी है, वो कॉलम बी में स्लैब की। ठीक है, तो देखो कितनी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेंटरिंग एंड शटरिंग एंड फॉर्म वर्क। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मिक्सिंग, कि भाई कंक्रीट किस तरह से बनाएंगे। तो देखो फर्स्ट मेथड दी है हैंड मिक्सिंग। तो क्या लिखा है, हैंड मिक्सिंग बाय बेचेस शेल बी परमिटेड फॉर स्मॉल वर्क। ठीक है, हैंड मिक्सिंग वो ओनली स्मॉल वर्क के लिए ही है। समझ लो कहीं पे आपको छज्जा में कंक्रीट थोड़ा सा करना है, देन ओनली अलो हैंड मिक्सिंग। और हैंड मिक्सिंग नॉर्मली ऑल द स्ट्रक्चरल कंक्रीट शेल बी मिक्स इन द मिक्सर। ठीक है, बाकी सब आपको मिक्सर मशीन में करना है। हैंड मिक्सिंग शेल बी एम्प्लॉयड ओनली इन स्पेशल केस विद द स्पेसिफाइड प्रायर परमिशन ऑफ द इंजीनियर। इंजीनियर की परमिशन लेने के बाद ही आप हैंड मिक्सिंग है वो कर सकते हो। The mixing shall be done on a clean watertight masonry platform or concrete slab or a steel platform. Measured quantity of sand shall be spread evenly on the platform. The cement shall be dumped on the sand and distribute evenly. The sand and cement shall be mixed thoroughly with the spade, turning the mixture over and over again until it is of even color throughout. Then the measured quantity of coarse aggregate shall be spread out and the cement sand mixture shall be spread on its top. This shall be mixed at least 3 times by swelling and turning over by twist from center to side. A hollow shall be made in the middle of the mixed pile. 3/4 of the total quantity of water required shall be added while the material is turned toward the center with spades. The remaining quantity of water shall be added by meter can be fitted with rose head, slowly turning the whole mixture over and over again until the uniform color is consistency is obtained throughout the piles. The mixing platform shall be washed out at the end of the day. ठीक है, तो देखो पूरी प्रोसीजर यहाँ पे आपको दी हुई है कि हैंड मिक्सिंग पूरा कैसे करना है। फर्स्ट आपको एग्रीगेट सैंड डालना है, देन सीमेंट, उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, देन उसके बाद आपको कोर्स एग्रीगेट डालना है, देन उसको अच्छे से मिक्स करना है। बीच में आपको पीट बना के उसके अंदर पानी डालना है, पूरा पानी एक साथ नहीं डालना है, 1/3 वाटर ही डालना है, देन उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये पूरी प्रोसेस आपको समझाइए। लास्ट में प्लेटफॉर्म को क्लीन करना है, और प्लेटफॉर्म में नीचे क्या होना चाहिए, इनपरिवेश होना चाहिए, ताकि जो वाटर कंक्रीट में हम डाल रहे हैं वो एब्जॉर्ब ना कर ले। तो ये बात हुई हैंड मिक्सिंग की। अब यहाँ पे बताया मशीन मिक्सिंग। सो द मिक्सर ड्रम शेल बी फ्लश्ड क्लीन विथ वाटर। मेजर क्वांटिटी ऑफ ड्राई कोर्स एग्रीगेट शेल बी प्लेस्ड फर्स्ट इन द ड्रम, then measure quantity of sand and cement is added. The dry material shall be mixed in the mixing drum for at least 4 tons of the drum, after which the measured quantity of water shall be added gradually and slowly with the water can while the drum is in motion to give a plastic mix of required workability. The material shall be mixed in the drum for a period of not less than 2 minutes and until the uniform color and consistency are obtained. ठीक है, तो देखो पूरे यहाँ पे प्रोसेस समझाइए आपको कि मशीन मिक्सिंग भी किस तरीके से करना है। ठीक है, तो अभी मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। देन उसके बाद लेइंग ऑफ कंक्रीट। अभी कंक्रीट बन गया है तो आपको वो कैसे लेइंग करना है। सो कंक्रीट शेल बी लेड जेंटली नॉट थ्रोन। ठीक है, जेंटली नॉट थ्रोन इन लेयर not existing 10 centimeter मतलब 6 inch and compact by pinning with rod and tamping with wooden tampers or with mechanical vibrator until a dense concrete is obtained. Compaction shall be completed before the initial setting start. Within 30 minutes of addition of water to the dry mix, over vibration will be separate coarse aggregate from the कंक्रीट शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, तो किस तरह से लेइंग करना है वो समझा है आपको। ओवर वाइब्रेटिंग नहीं करना है। ठीक है, 30 मिनट वाटर ऐड करने के बाद 30 मिनट्स के अंदर ही आपको उसको प्लेस कर देना है, फिनिशिंग कर देना है। ठीक है, तो दैट इज रिगार्डिंग द लेइंग ऑफ द कंक्रीट। देन नेक्स्ट इज द क्योरिंग। तो क्योरिंग कैसे करना है। सो फ्रेशली लेड कंक्रीट शैल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन बाय सुटेबल कवरिंग after the concrete has begun to harden about 1 to 2 hours after its laying. It shall be covered with wet gunny bag
After 24 hours of laying of concrete, the surface shall be cured by flooding with the water or by sprinkling of water or by covering with the absorbent material. The curing shall be done for a minimum period of 14 days. ठीक है, तो देखो क्योरिंग आपको किस तरह से करना है, पूरी मेथड घनी बैग्स और एटलीस्ट 14 डेज के लिए आपको क्योरिंग करना है। और लास्ट पॉइंट है मेजरमेंट एंड रेट। तो देखो मेजरमेंट किस तरह से होगा, सो मेजरमेंट शैल बी टेकन इन क्यूबिक मीटर फॉर द एग्जैक्ट डायमेंशन एज पर ड्राइंग्स। द रेट शैल बी फॉर द कंप्लीट वर्क इंक्लूडिंग द बेलिंग ऑफ वाटर, टिम्बरिंग टू द ट्रेंच, कॉम्पैक्शन, क्योरिंग एक्सेट्रा। तो जो भी क्वांटिटी वो क्यूबिक मीटर में निकाला जाएगी और आपको जो रेट देना है उसमें जो पानी छिड़कने का हो, क्योरिंग करना हो, उसके साथ टिम्बरिंग, ट्रेंचिंग, कॉम्पैक्शन, क्योरिंग, वो सब को मिला के सब के साथ आपको रेट वो प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो देखो इतनी सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी गई है। तो ये हुआ पर्टिकुलर ओनली फॉर द आरसीसी। तो ये पूरा स्पेसिफिकेशन था आरसीसी वर्क के लिए। ठीक है, इसमें भी आपकी ओर से कोई पॉइंट्स हो तो आप उसमें ऐड कर सकते हो, वो चाहे क्योरिंग का पॉइंट हो, रेनफोर्समेंट हो, मटेरियल कोई भी हो, ठीक है, मिक्सिंग का हो, तो उसमें आपका तरफ से कोई आपसे और पॉइंट लग रहा है तो वो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया था स्पेसिफिकेशन किस तरीके से लिखते हैं। तो अभी मैं हर एक स्पेसिफिकेशन के बारे में नहीं समझाऊंगा आपको, वो आपको पढ़ना है, बुक में ऑलरेडी ये चीज दी हुई है, तो मैं ये टॉपिक पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। यहाँ पे आज हमारा स्पेसिफिकेशन चैप्टर है वो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्पेसिफिकेशन बहुत वाइड है, एक बार आप समझेंगे तो आसानी से लिख सकेंगे। ठीक है, सो अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं अलग से, तो वैसे मुझे नहीं लगता कोई डाउट्स आपको स्पेसिफिकेशन में होंगे। तो ये सब चीज आपको डिटेल में वैसे भी वहाँ पे बुक में प्रोवाइड की गई है। ठीक है, सो आज हम यहाँ तक रखते हैं और हमारे यहाँ पे लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ओके।